दोस्त है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मनतेज सिंह गौल्क और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमारी एयरफोर्स सिर्फ नए फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के ऊपर ध्यान देती है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट के लिए अच्छे वेपन सिस्टम्स खरीदने के ऊपर ध्यान कम देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ अच्छे वेपन सिस्टम्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसके बाद हमारे देश के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स का कहना था कि अगर हमारे पास राफेल एयरक्राफ्ट होते तो हम कम से कम 4 से 5 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराते। लेकिन जब सुखोई 30 MK फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदा गया था तब भी इसके बारे में भी ऐसी ही बातें कही गई थी। इसके बारे में भी कहा गया था कि ये पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस दुनिया के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कंपेरेबल है और ये एशिया की स्काइज को डोमिनेट करेगा। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे कारण भी दिए थे कि क्यों सुखोई 30 MK फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमारे देश में बनाए जा रहे हैं वो रशिया से बने सुखोई 30 MKI से महंगे पड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो एयरक्राफ्ट HAL ने हमारे देश में बिल्ट किए हैं वो हमें रशिया में बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट से ज़्यादा महंगे पड़े हैं। किसी वेपन प्लेटफॉर्म को लोकली प्रोड्यूस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम इसके साथ ही इन एयरक्राफ्ट के लिए अच्छे वेपन सिस्टम्स के ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जंग के दौरान सिर्फ एयरक्राफ्ट भी जंगें नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसमें लगे हुए वेपन सिस्टम जैसे कि मिसाइल्स और बॉम्ब्स जंगें जिताएंगे। वेपन सिस्टम और एयरक्राफ्ट दोनों इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट के ऊपर एज रखें और उसे डिस्ट्रॉय कर सकें। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट हमारी एयर स्पेस में भेजे थे तब 2 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट का मुकाबला करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन हमारे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ने उसके ऊपर कोई भी मिसाइल फायर नहीं की। इसी बात से हमारा ये आर्गूमेंट भी कंफर्म होता है कि सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही आपको जंग नहीं जिता सकता, आपको उसके लिए अच्छे वेपन सिस्टम भी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी पैमाने में बुरा एयरक्राफ्ट नहीं है। ये किसी भी पाकिस्तान द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एयरक्राफ्ट से ज़्यादा सुपीरियर एयरक्राफ्ट है और इसमें अगर अच्छे वेपन सिस्टम लगे हों तो ये पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को धूल भी चटा सकता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी कमजोरी उस टाइम पर इसकी कम केपेबल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल थी। और अब जब हमारी एयरफोर्स राफेल एयरक्राफ्ट खरीद रही है तो इसके साथ खरीदे जाने वाली मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को बहुत ज़्यादा हाइप किया जा रहा है, लेकिन इस मिसाइल की हाइप जस्टिफाइड भी है। मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अभी दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, जिसके साथ इंडियन एयरफोर्स अपनी स्काइज को डोमिनेट कर लेगी। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हमेशा सुपीरियर नहीं रहेगी। अगर हम अगले 10 से 20 सालों की बात करें तो अगर हमारी एयरफोर्स अच्छे वेपन सिस्टम्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती है तो शायद हमारे राफेल एयरक्राफ्ट पुरानी मिसाइल्स के साथ फिर से सुपीरियर पाकिस्तानी मिसाइल्स के अगेंस्ट फिर से सुखोई 30 MKI वाली पोजीशन में आ सकते हैं। अगर हम हमारे एयरक्राफ्ट के वेपन सिस्टम्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में अगर चाइना अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे अगेंस्ट लॉन्ग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ भेजे और अगर उसका मुकाबला राफेल एयरक्राफ्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट फिर से सुखोई 30 MKI वाली पोजीशन में आ जाए। इंडियन एयरफोर्स के पास अपने सुखोई 30 MKI फाइटर फ्लीट को ज़्यादा सुपीरियर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और विद इन विजुअल रेंज मिसाइल के साथ इक्विप करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन हमारा देश रशिया द्वारा बनाई गई R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इस्तेमाल करता रहा, जिसके बारे में बहुत सारी CAG द्वारा रिपोर्ट्स आई थी जिसमें यह कहा गया था कि इन मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए नई मिसाइल्स नहीं खरीदी बल्कि नए 36 डसॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट की डील की, जिससे कि वो अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट को ज़्यादा एडवांस बनाना चाहती थी, जिसके लिए हमें सुपीरियर वेपन सिस्टम भी मिलने वाले थे। लेकिन जहां पर फिर से प्रॉब्लम यही आ गई कि हमें नए कैपेबिलिटी के साथ राफेल एयरक्राफ्ट तो मिल रहा है बल्कि हम अपने पुराने एयरक्राफ्ट के लिए अच्छी मिसाइल सिस्टम नहीं खरीद रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद ही हमारी इंडियन एयरफोर्स की आंखें खुली थीं और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने इमरजेंसी रशियन मिसाइल्स का ऑर्डर दिया था, जिसके बारे में कहा गया था कि ये $700 मिलियन का ऑर्डर था जिसमें हजारों मिसाइल्स रशिया से खरीदी गई थी। यहाँ पर मुझे ये क्लियर नहीं है कि रशिया से R-77 मिसाइल का कौन सा वेरिएंट खरीदा गया था। कुछ खबरें ऐसी हैं कि रशिया से R-77I मिसाइल खरीदी गई है जो कि हमारे पास पहले से मौजूद R-77 मिसाइल का एक सुपीरियर वेरिएंट है। जहां पर आपको बता दें कि ये मिसाइल 2009 से ही डेवलप कर ली गई थी, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स एक सुपीरियर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदना चाहती तो इस मिसाइल को भी खरीदा जा सकता था। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि रशियन एयरक्राफ्ट के साथ वेस्टर्न मिसाइल्स इंटीग्रेट नहीं की जा सकती, तो फिर भी एक सुपीरियर मिसाइल लेने का ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिर भी एक रशियन ऑप्शन मौजूद थी जो कि पहले से मौजूद मिसाइल से ज़्यादा सुपीरियर थी।
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो रही हैं। जितनी इनकी शेल्फ लाइफ है, यानी कि जितनी इनकी लाइफ OEM यानी कि मिसाइल के मैन्युफैक्चरर ने बताई है, उससे जल्दी ही ये पुरानी हो रही हैं। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद तकरीबन 2000 मिसाइल्स खरीदी गई थीं, लेकिन इसके बारे सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में कुछ टेस्ट में नाकाम हुई हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नए से नए मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर फोकस करे। अस्त्रा मिसाइल का डेवलप होना भी हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे हम अपने सभी फाइटर जेट्स को आर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल और मीटियोर मिसाइल के आ जाने के साथ ही हमारे देश को फिर से पाकिस्तान की एयरफोर्स और चाइना की एयरफोर्स के ऊपर एज मिल जाएगी, लेकिन इसको मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर हमें दूसरी एयरफोर्स के ऊपर एज बनाई रखनी है तो हमें नए से नए मिसाइल सिस्टम्स को जल्दी से जल्दी एक्वायर करते रहना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।